तो हमने पढ़ा ब्रह्म समाज, ओके, और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ। 1833 में उनकी मृत्यु के बाद 1833 में उनकी मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज का जो संचालन है वो दो लोगों के हाथ में चला जाता है। एक है पंडित रामचंद्र विद्यावागीश और दूसरे थे महर्षि द्वारकानाथ टैगोर। मृत्यु से पहले उन्होंने ये घोषणा कर रखा था कि इनका संचालन कौन करेंगे? ये दो लोग करेंगे। समय के साथ महर्षि द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर इस ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं। इससे पहले वो तत्वबोधिनी सभा के सदस्य रहे और वहाँ से फिर बौद्ध ब्रह्म धर्म को, ठीक है, ब्रह्म समाज को आगे का विस्तार करने शुरू कर दिया। और उन्हीं के दोस्त विद्याचंद ईश्वर सागर यानी ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, उनके सहयोग से स्कूल की स्थापना करते हैं और बहुत सारे कार्य उन्होंने किया। और 1856-57 के अप्रोक्स उन्होंने अपने दोस्त केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का संचालन के रूप में उनको आचार्य के रूप दे दिया, यानी आचार्य बना दिया गया। आचार्य बनाने के बाद वो ईसाई धर्म को ज़्यादा मानने वाले थे, तो ईसाई धर्म के मानने के कारण लोगों ने उनको थोड़ा सा नाराज होने शुरू हो गए। और जिससे क्या हुआ, 65-66 में 1865-66 में केशव चंद्र सेन से देवेंद्र नाथ टैगोर के वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, जहां से आर्य समाज के दो भाग हो जाते हैं। एक नव भारतीय वर्ष आर्य समाज ब्रह्म समाज और दूसरे आदि ब्रह्म समाज, यानी ब्रह्म समाज के यहाँ से दो टुकड़े हो जाते हैं। और जो आदि ब्रह्म समाज है उसके दो संस्थापक थे, वही थे देवेंद्र नाथ टैगोर। वही पुराना वाला ब्रह्म समाज है, उसी का नाम क्या कर दिया गया? आदि ब्रह्म समाज। और उसके बाद जब दूसरे जो ब्रह्म समाज है उनको केशव चंद्र ने बहुत विस्तार किया और उन्हीं के विस्तार के क्रम में वो केशव चंद्र सेन अपनी यात्रा के दौरान मद्रास में जाते हैं। कब? 1864 में, और एक जाते हैं 1867 में। यानी उनकी दो यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है कि इनको लोग गुरु मानने लगे थे कि भाई ये हमारे प्रेरणा से लोग इनको ज्यादा ही मानने लगे कि प्रेरणा ये लोगों को बहुत अच्छी प्रेरणा देते थे। जिससे क्या हुआ कि मद्रास में जब 1864 में उन्होंने यात्रा किया तो वहां पर एक केसरी धरालू नायडू थे, जो इनके बातों से प्रभावित होकर वेद समाज की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? वेद समाज की स्थापना की। अब जो वेद समाज क्या है, इसके ऊपर 2-4 सवाल आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। उन चीजों को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वेद समाज के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। वेद समाज ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है? प्रार्थना समाज, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ना है। तो वेद समाज क्या है? तो ये मद्रास कहाँ है, ये बताओ। मद्रास कहाँ है? पहले उत्तर में है कि पश्चिम में है? दक्षिण में। कहाँ है? यानी वेद समाज दक्षिण भारत में चला गया। यानी वेद समाज कहाँ का समाज था? दक्षिण भारत का। और जिस तरीके से ब्रह्म समाज किसके काम कर रही थी? सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए, धर्म के खिलाफ जो विरोधी थे, जो समाज में कुरीति थी उनके विरोध के लिए काम कर रहे थे। तो दक्षिण भारत में भी उन्होंने यही काम किया, क्योंकि जो ब्रह्म समाज है वो उत्तर भारत की है, लेकिन जो वेद समाज है वो दक्षिण भारत में चला गया। तो इसी के लिए इनका नाम दिया जाता है, इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। किसको? वेद समाज को। पेपर में आता है, देखो अब बच्चा क्या कहेगा? दक्षिण भारत का क्या? वेद समाज। तो दक्षिण भारत का वेद समाज क्या है? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज सॉरी क्या है? तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज क्या है? वेद समाज है ना। तो दक्षिण भारत का जो ब्रह्म समाज है वो वेद समाज है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज। दूसरा सवाल बनता है
कि किसने इसका स्थापना किया? केसरी धरालू नायडू से। तीसरा सवाल, किनकी प्रेरणा से किया? केशव सेन की, ठीक है। और चौथा, कब किया? पांचवा, कब कहां किया? मद्रास में। यानी सबसे पहली यात्रा थी केशव सेन की, उन्होंने बहुत भी यात्रा किया, लेकिन ये इस यात्रा में उनको क्या यादगार रहा कि उनकी प्रेरणा से धरालू नायडू से थे, उन्होंने वेद समाज की स्थापना करी। और ये वेद समाज को ही दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाने लगा, और यहां से वेद समाज का स्थापना हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये निकलते हैं यात्रा पे अपने 1867 में महाराष्ट्र। कहां निकलते हैं ये? जब ये महाराष्ट्र निकलते हैं तो वहां पर एक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग है। कौन है? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग है, जिन्होंने फिर से इनसे प्रेरणा ली। किनसे प्रेरणा ली? केशव चंद्र सेन से क्या लिया? प्रेरणा लिया, और उन्होंने प्रार्थना समाज का ही विस्तार कर दिया। यानी ये दक्षिण भारत में हो गया, कहां चला गया? आप कह रहे हो पश्चिम में चला गया, क्योंकि महाराष्ट्र पश्चिम भाग में है। तो पश्चिम में महाराष्ट्र में जाकर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। पेपर पूछा जाता है, इतने सारे समाज है, देखो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, सब में नाम कंफ्यूजन रहेगा किसने क्या किया। इसको बड़े ध्यान समझना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। उसके बाद ब्रह्म समाज में दो टुकड़े होते हैं, ब्रह्म समाज में दो टुकड़े होते हैं। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद भारतवर्षीय आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना केशव सेन ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं मद्रास की तरफ, तो किसकी स्थापना होती है? वेद समाज की। किसकी स्थापना होती है? वेद समाज की। वेद समाज की स्थापना किसने करी? केसरी धरालू नायडू ने की। ये कहां का ब्रह्म समाज है? ये दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना मद्रास में 1864 में हुई थी। फिर ये दूसरे यात्रा में निकले महाराष्ट्र, जहां पर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग इनसे प्रेरित हुए, क्योंकि ये धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार किया करते थे। कौन से? ब्रह्म समाज का। किसका? ब्रह्म समाज का। तो लोग यहां से प्रेरित होते थे और चाहते थे कि हमारे, देखो मैंने क्या कहा कि धर्म, कल्चर, जो कल्चर है हर जगह का क्या है? अलग है। धर्म तो सबका एक ही है, लेकिन उसी धर्म में कल्चर क्या है? अलग अलग है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो क्या जो कल्चर बिहार में है, क्या वो कल्चर बंगाल में है तो वही, शादी वही होता है, सब कुछ वही होता है, लेकिन कुछ कुरीतियां वहां पे किसी और तरीके से होती है, यहां पर किसी और तरीके से। आगे यूपी में जाओगे तो क्या यही रहता है? नहीं। यानी जगह जगह पर जो कल्चर है, सामाजिक है, चाहे धार्मिक है, चाहे कैसा भी हो, वो बदलता रहता है। तो वहां के लोग जो महाराष्ट्र में थे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, उन्होंने देखा कि हमारे भी समाज में आपकी बातों को अच्छा मानना होगा, क्योंकि उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने क्या कर दिया? एक प्रार्थना समाज की स्थापना कर दिया। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। कब? 1867 में उन्होंने किया। और उन्होंने इसके अलावा बहुत सारे काम भी किए। दलित जाति मंडल किया, दलित जाति मंडल की स्थापना करी प्रार्थना समाज के अलावा, ठीक है। क्योंकि इसमें केवल और केवल दलित जो लोग होते, दलित, अछूत, ठीक है, जो कह लो सबसे नीची जात के जो लोग होते थे, ठीक है, उन सभी के लिए इन्होंने दलित जाति मंडल की स्थापना करी, जिसमें उनके हर चीजों का समाधान हुआ, समस्या का समाधान करते थे। चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, ठीक है, कैसी भी समस्या का ये समाधान किया करते थे। उन्होंने फिर दूसरा किया समाज सेवक संघ। उन्होंने समाज को देखा कि समाज में बहुत सारा कुरीतियां हैं, उनको भी उन्होंने समाज सेवक संघ का स्थापना किया समाज सेवा के लिए। अब समाज सेवा में क्या है? यहां पर कोई जाति नहीं, ठीक है, यहां पे सभी के लिए क्या है? समान है। तो इन्होंने समाज सेवक संघ की स्थापना की। अब आते हैं
दक्कन शिक्षा सभा, इन्हीं के संबंध में दक्कन शिक्षण सभा 1884 में दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। अगर बात करें महादेव गोविंद रानाडे, तो ये महाराष्ट्र उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। कौन थे? ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए ध्यान रख लो कि गोविंद रानाडे कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे कौन थे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। और महादेव गोविंद रानाडे ने शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने रात्रि शिक्षा शुरू किया। रात्रि शिक्षा मतलब है कि जो लोग दिन में काम करते थे और रात को अगर पढ़ने का मन होता था किसी का, तो उन्होंने रात्रि शिक्षा का शुरुआत किया था। किसका? रात्रि शिक्षा का शुरुआत किया था। और इनके ऊपर दो चार बातें हैं, लिख लो आप, लिख लो, हेडिंग डाल दो, महादेव गोविंद रानाडे। इनके ऊपर कुछ बातें हैं, दो चार बातें जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है। लिखो, पहला लिख लिया, पहला लाइन लिख लो। ये संस्थापक किसके हैं? दक्कन शिक्षा सभा के संस्थापक हैं महादेव गोविंद रानाडे। लिखा हुआ है ना, दक्कन शिक्षा सभा के संस्थापक। दक्कन शिक्षा सभा के संस्थापक कौन है? कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। दूसरा लिख लो, कब हुआ था ये? 1884 डेट लिख लेना, 1884 डेट लिख लेना। 1884 डेट लिख लो, लिख लिया। उसके बाद लिखो, ये महाराष्ट्र उच्चतम न्यायालय के, यानी उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं, उच्च, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के क्या थे? ये न्यायाधीश थे। अगर हम गोविंद रानाडे की बात करें, तो गोविंद रानाडे की बात करते हैं तो पहला उन्होंने क्या किया? दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना करी। इसमें उन्होंने कॉलेज भी खोले, रात्रि स्कूल भी खोले। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे शिक्षा के मामले में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। दूसरा, कब किया था ये? 1884 में किया था। ठीक है, और 1884 एक और घटना हुई थी, वो बताऊंगा अभी। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है। तो गोविंद रानाडे दक्कन शिक्षा सभा के संस्थापक थे। ये उच्च न्यायालय, कहां के उच्च न्यायालय? महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय के क्या थे? ये न्यायाधीश थे। न्यायाधीश, ऐसे न्यायाधीश थे। यहां फिर सवाल बनता है, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। सुकरात समझते हो? सुकरात कौन थे? सुकरात एक दार्शनिक थे। ठीक है, समझ लो कि सुकरात किनको कहा जाता है? आप किसी को भी सुकरात कह सकते हो, या किसी का नाम, अगर नाम में सुकरात डालना हो तो वो क्या कहते थे? वो इस तरीके से किसी को एग्जाम्पल देते थे, मतलब कि बिल्कुल समाज से रिलेट होकर वो एग्जाम्पल देते थे। मतलब कि वो किसी भी चीज को, अगर किसी भी गांव के लोगों को समझाना हो या समाज के लोगों को समझाना हो, तो वो क्या करते थे? वो उस जगह पे एग्जाम्पल दिया करते थे, और बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल दिया करते थे समाज से रिलेटेड, कि आपका एग्जाम्पल में उस जगह फिक्स होना ही होना है। जैसे अगर कोई चीज समझाते हैं हम, ठीक है, या किसी को आप समझाते हो तो क्या समझाते हो? एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल देकर समझाया करते थे, इसलिए उनका नाम सुकरात है। तो ये भी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का सुकरात क्यों कहते थे? क्योंकि इन्होंने समाज के लोगों को इस तरीके से समझाते थे कि वहां पर पूरा का पूरा एग्जाम्पल देकर समझाते थे वो।
और एग्जाम्पल देकर जब समझाते थे तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का। अब बताओ महाराष्ट्र में इनको सुकरात कहा गया, यानी समाज में बहुत सारे काम किए होंगे, तो लिख लो इन्होंने समाज में कौन कौन से काम किए। इन्होंने विधवा विवाह, ये समर्थक थे, विधवा विवाह के समर्थक। किसके समर्थक थे, विधवा विवाह के समर्थक। देखो जितने भी ब्रह्म समाज है ना, उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। विधवा विवाह के, इनकी एक इंटरेस्टिंग बात और भी आगे बढ़ेंगे, देखना ध्यान से। अब बताओ ये विधवा विवाह के समर्थक थे, किसके, विधवा विवाह के ये क्या थे, समर्थक थे। दूसरा बाल विवाह के क्या थे, ये खिलाफ थे, तो लिख लो बाल विवाह। ये जो कुरीतियां थी वो खत्म थी। तो ब्रह्म समाज में ये ध्यान रखना, समाज की जितनी भी कुरीति आप समझ सकते हो वो कुरीति के खिलाफ थे और जो अच्छाई है उनके समर्थक थे। ठीक है, तो याद नहीं करना होता है इन चीजों को। तो बताओ बाल विवाह के किसके थे आए, बाल विवाह के बाल विवाह के क्या थे, खिलाफ थे। इन्होंने विडो समझते हो, एक होता है विधवा, एक होता है विधुर। विधुर क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, और विधवा औरतें। तो विडो कौन हो गए, औरतें। ठीक है, तो इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट चलाया, एसोसिएशन की स्थापना करी। किसकी, यानी इन्होंने विडो रीमैरिज यानी विधवा का दोबारा पुनर्विवाह उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, इनकी ये एक खास बात थी और ये समाज में लागू तो हो चुका था, लेकिन भाई आप बताओ किसी चीज को लागू कर देना और उसको अपनाना दोनों अलग अलग है कि नहीं है। तो उन्होंने लागू, समाज में ब्रिटिश सरकार ने इसको लागू तो कर रखा था इन्होंने विधवा रीमैरिज को, लेकिन समाज में इसको लाने में किनका योगदान है, राणा डे जी का ही। किसका, राणा डे का ही। ठीक है, इनको ये राजनीतिक गुरु हैं, ये राजनीतिक गुरु हैं। किसके, गोपाल कृष्ण, ये पेपर में आ चुका है, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों के ये राजनीतिक गुरु हैं। एक बात और ध्यान रखना, जिस तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है, तो ऐसे ही महात्मा गांधी के गुरु कौन है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। यानी ये गुरु के गुरु है, महात्मा गांधी के गुरु के गुरु, महान गुरु कौन है ये, गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत बल दिया, स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना, स्त्रियों को स्वावलंबन करना, यानी खुद के पैर पर खड़ा करना, ये इनकी एक मेन एम था। जैसे विधवा विवाह का मतलब क्या है, विवाह कर दिए ताकि वो फिर से अपने जीवन को अच्छे से जी सके, है ना। तो इसलिए स्त्रियों के लिए समाज में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, नारी सशक्तिकरण के ऊपर बहुत सारा काम किया इन्होंने। ठीक है, लिख लिया यहां तक, अब लिखो आगे। एक और आते हैं इसी में, धोडो केशव कर्वे, क्या नाम है, ये लिख लिया। एक और लिखो, धोडो केशव कर्वे, इन्हीं को कहा जाता है डी के कर्वे। डी के, तो कभी अगर डी के कर्वे का नाम आए तो वो भी ब्रह्म समाज से ही जुड़े हुए हैं। इनके बारे में लिख लो कुछ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है डी के कर्वे। इनको 1957 में भारत रत्न मिला।
इनको 1957 में भारत रत्न मिला। किसको मिलता है भारत रत्न? भारत रत्न किसको मिलता है? जो समाज में वैज्ञानिक, सामाजिक, इन तरीके से जो भी योगदान होता है किसी का, उनको क्या मिलता है? भारत रत्न मिलता है। और भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में। भारत रत्न की कब शुरू की गई थी? तो याद रखना, भारत रत्न एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भारत के नागरिक को दिया जाता है। क्या नागरिक सम्मान है? नहीं मिलता है, हमेशा मिलेगा ये। भारत रत्न के लिए सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, तब ये भारत रत्न मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। अनुच्छेद 18(1) में, ठीक है, अनुच्छेद 18(1) में जो भी नाम होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी भी मिले हैं, जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खेल खिलाड़ी हैं, उनको क्या मिलता है बताओ? सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, तो खिलाड़ी को भी मिलता है। यानी भारत के नागरिक का, भारत का सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, तो 1957 में इनको क्या मिलता है? लता मंगेशकर मिला हुआ है। तो 1857 में भारत रत्न इनको मिला। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम किया और इन्होंने विधवा आश्रम, इन्होंने विधवा आश्रम बनवाया। इसमें क्या हुआ था? जो भी विधवा होती थी वो उस आश्रम में आती थी और उन्हीं आश्रम में आकर उनको पढ़ाना लिखाना। ठीक है, अब उनको बताओ, ये भी बाल विवाह के विरोधी थे। तो ये बच्चों को क्यों, स्त्रियों को क्यों शिक्षा देना चाहते थे? क्योंकि 1850 के आसपास स्त्रियों की दशा इतनी खराब थी समाज में कि उनको ना ही बाहर निकलने दिया जाता था, ना ही समाज में उनको उच्च दर्जा दिया जाता था कि अच्छे चीजों को। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने विधवा आश्रम का स्थापना किया, जहां पर लोगों को रखते थे और वहीं से वहां के उन लोगों को शिक्षित करते थे और अपने पैरों पर खड़ा करवाते थे, जैसे पढ़ा लिखा दिए। अब बताओ, जब स्त्रियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो क्या होगा? एक तो बाल विवाह पर रोक लगेगा नहीं लगेगा? अगर वो पढ़ लिख लेंगी तो अपने पैरों पर खड़ा होकर काम कर सकती है। तो इसलिए इन्होंने समाज में बहुत अच्छा योगदान दिया, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह पर योगदान दिया। ठीक है, स्त्री शिक्षा पर, बाल विवाह का विरोध किया। इन्होंने विधवा दिवस भी मनाया। इन्होंने एक दिन मनाया, विधवा दिवस मनाते थे इनके समय, उस समय में विधवा दिवस। और सबसे खास बात, इन्होंने जब इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछता है, इनकी पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है तो इन्होंने खुद एक विधवा से विवाह किया। किससे? उन्होंने खुद एक समाज में दिखाने के लिए कि हाँ भाई विधवा विवाह जरूरी है। तो जब इनकी पत्नी की मृत्यु होती है तो इन्होंने खुद क्या किया? विधवा से विवाह किया। उस विधवा का नाम पूछता तो लिख लो, गोडूबाई। पेपर में आ चुका है। तो उस विधवा का नाम क्या है? गोडूबाई। ठीक है, क्या हुआ? औरत के नाम है। नाम तो औरत का ही है, गोडूबाई। पहले के नाम नहीं होते थे गांव में, जो वो तो लेटेस्ट नाम है। ज्योति पार्वती हो तो इससे हमारे पिछले जनरेशन का नाम है। उससे पहले क्या होते थे गांव में? जो भी नाम आया, जलेबी पकौड़ी सब रख देते थे। आलू, जलेबी, पकौड़ी, चीनी, जो आते थे वो रख देते थे। चप्पल सहनी, किताब सहनी। हाँ तो वही ना, तीन जनरेशन पहले अगर आप जाओगे, 2 जनरेशन पहले, तो उनके नाम कैसे होते थे? जो उनको आ गया वही रख देते थे।
पहले थोड़ी तो नामाकरण होता था, कि नामाकरण तो केवल राजा महाराजा को होता था। सकली देवी है। सकली देवी। चलो एक और काम इनका, 1916 में इन्होंने बंबई में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय, यानी ये केवल और केवल महिलाओं की तरफ ज्यादा समर्पित थे। तो इन्होंने बंबई में एक महिला विश्वविद्यालय बनाया, वीवी। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय बनाया। ये जापान के एक विश्वविद्यालय से प्रेरित हुए थे, वहां से प्रेरित होकर उन्होंने क्या करा, हाँ, और इस तरीके से प्रार्थना समाज का विस्तार होना शुरू। ये सारे के सारे प्रार्थना समाज के अंदर आ रहे थे, ब्रह्म समाज के अंदर नहीं, प्रार्थना समाज। ठीक है, कि बंबई में, महाराष्ट्र में क्या थे, प्रार्थना समाज। दक्षिण भारत में कौन था, वेद समाज। और उत्तर भारत में अगर बात करें तो ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये पंजाब में की तरफ गया। पंजाब में दयाल सिंह विश्वविद्यालय है, दयाल सिंह ने ही इसका स्थापना किया था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज विश्वविद्यालय मिलेंगे आपको 1800-1900 के आसपास। तो जो भी योगदान करता था वो अपने नाम से ही विश्वविद्यालय रख देता था। ठीक है, जैसे आप अपने मुजफ्फरपुर देख लो, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित है, और उनकी स्थापना में उनका योगदान है, इसलिए उनका नाम ही वही रख देते हैं। जैसे लांगड़ सिंह है, रामेश्वर सिंह है, भूप नारायण है, ये सभी के सभी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जहां पर स्थापना उन्होंने लोगों ने किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रार्थना समाज खत्म। प्रार्थना समाज में वेद समाज को ध्यान रखना है, एक उसके संस्थापक कौन है। दूसरा रखना है प्रार्थना समाज में संस्थापक कौन है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, उनके बारे में कुछ जानना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके गोविंद रानाडे, उनके बारे में 2-4 कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, गोविंद रानाडे। ठीक है, एक और चीज आता है, उनकी एक पुस्तक है, उनकी पुस्तक है गोविंद रानाडे की। अब देखो, ये धर्म के वो थे, तो एक आस्तिक क्या होता है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, इनकी एक किताब थी, लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन बना के, गोविंद रानाडे की किताब है, गोविंद रानाडे जी की एक किताब है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ये इनकी किताब है, बहुत चर्चित किताब है। ठीक है, तो एक आस्तिक की धर्म में आस्था किनके द्वारा लिखी गई है, गोविंद रानाडे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपका प्रार्थना समाज होता है यहाँ पे खत्म। अब उसके बाद प्रार्थना समाज के बाद ऐसे और भी समाज आए भारत में, जैसे अब आया आर्य समाज। क्या आया, तो आर्य समाज की चर्चा हम फिर